अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी 3 बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने आज हिजाब मामले पर एक अहम फैसला सुनाते हुए मुंबई की कॉलेज तालिबात को बड़ी राहत देने का ऐलान किया। मुंबई के 2 कॉलेजों में हिजाब और टोपी पहनने पर आयत पाबंदी अदालत उज़्मा ने हटा दी है। हालांकि बुर्का पहनने पर लगी रोक को जारी रखने का फैसला किया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आइंदा समाअत 18 नवंबर के बाद करने की बात कही। दरअसल मुंबई के NG आचार्य और DK मराठे कॉलेज ने तालिबात के हिजाब, स्टूल और बुर्का वगैरह पहनने पर पाबंदी लगाई हुई थी। इसके खिलाफ 9 लड़कियों ने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया था। बादशाह अर्जी दहंदगान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां उन्हें बुर्का पहनने की इजाज़त फिलहाल नहीं दी गई, लेकिन हिजाब और स्टूल वगैरह पर लगी पाबंदी हटा दी गई। आज जस्टिस संजीव खन्ना की सदारत वाली बेंच ने इस मामले में समाअत की। अर्जी दहंदा के वकील ने बताया कि मुंबई के जिस कॉलेज ने हिजाब पर पाबंदी लगाई है, उस कॉलेज में 400 से ज़्यादा तालिबात पढ़े हैं। फिर अदालत ने कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी लगाने के फैसले के पीछे मौजूद वजह दरियाफ्त की। इस पर कॉलेज ने कहा कि उन्होंने हिजाब पर पाबंदी का फैसला इसलिए लिया ताकि तालिबा का मजहब किसी को पता ना चले। जवाब में अदालत ने कहा कि तालिबा का मजहब लोगों को उनके नाम से पता चल जाता है, इसीलिए ऐसे उसूल ना बनाए जाएं। साथ ही बेंच में शामिल जस्टिस संजय कुमार ने कहा कि आप खवातीन को ये बताकर कि किस तरह मजबूत बना रहे हैं कि उन्हें क्या पहनना चाहिए। तुलबा को जो पहनना है उन्हें पहनने की इजाज़त होनी चाहिए। अर्जी दहंदा की नुमाइंदगी कर रहे वकील कोलिन गोंजाल्विस ने कहा कि तालिबात को हिजाब पहनने की वजह से क्लास में हर चीज़ में हिस्सा लेने से रोक दिया गया और उन्हें हाजिरी भी बनाने का मौका नहीं दिया गया। जवाब में कॉलेज की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील माधवी दीवार ने कहा कि कॉलेज में मुस्लिम तबके की 441 तालिबात हैं और सिर्फ 3 हिजाब पहनना चाहती हैं। अदालत ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद कहा कि सभी लड़कियों को चाहिए कि वो हिजाब पहने या ना पहने, उन्हें साथ पढ़ने दें। बुरखे के ताल्लुक से बेंच ने कहा कि इस पर पाबंदी लगी रहेगी, यानी बुरखा पहनकर क्लास में नहीं बैठा जा सकता। काबिल जिक्र है कि बुरखा पूरे जिस्म को ढकने के लिए पहना जाता है, जिससे कॉलेज या स्कूल यूनिफॉर्म भी पूरी तरह छुप जाता है। हिजाब या स्टूल से सर और चेहरे को छुपाया जाता है, जिसका इस्तेमाल बेशतर मुस्लिम तालिबात करती हैं। मथुरा शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि तनाज़े से मुताल्लिक़ गुज़िश्ता दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था, उससे नाराज़ मुस्लिम फरीक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। 1 अगस्त को हाईकोर्ट के जरिए सुनाए गए इस हुक्म के खिलाफ मुस्लिम फरीक ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है, जिसमें मिल्कियत से मुताल्लिक़ हिंदू फरीक के दाखिल सिविल सूट्स को समाअत के लायक मानते हुए मुस्लिम फरीक की अर्जियों को खारिज कर दिया गया था। मुस्लिम फरीक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को कबूल करने से मना करते हुए सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी इजाज़त की अर्जी दाखिल की है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि के कमिश्नर सर्वे पर भी फिलहाल उबूरी रोक को मजीद आगे बढ़ा दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले का मुताला करने के बाद ही वो समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को होने वाले नीट PG इम्तिहान 2024 को मुलतवी करने की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा कि 2 लाख तुलबा को इम्तिहान में शरीक होना है, 4 लाख वालिदैन हैं और 4 तुलबा इम्तिहान मुलतवी करने के लिए यहाँ आए हैं। अदालत ने कहा कि मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि नीट PG इम्तिहान को दोबारा शेड्यूल किया जाए। दरखास्त गुजार का दावा है कि इम्तिहान में शरीक होने वाले बहुत से उम्मीदवारों को ऐसे शहरों में इम्तिहानी मराकज़ अलॉट किए गए हैं जहाँ उनका पहुँचना मुश्किल है। दरखास्त में कहा गया कि तुलबा को 31 जुलाई को उनके इम्तिहान के शहर के बारे में आगाह किया गया था। इम्तिहानी मरकज़ के बारे में मालूमात 8 अगस्त को दी गई, जबकि इम्तिहान 11 अगस्त को होना है। तुलबा के लिए इतने कम वक्त में मरकज़ पहुंचना मुश्किल हो गया, इसलिए 11 अगस्त को होने वाले इम्तिहान को मुलतवी किया जाए। मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अपोजिशन जमातों के शदीद एहतजाज और एतराज़ के दरमियान मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने इस पर गौर व खौस के लिए एक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का ऐलान किया था, जिसे ऐवान ने कबूल कर लिया। आज उस कमेटी के अरकान के नामों का ऐलान किया गया। कमेटी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 अरकान शामिल होंगे। वाज़ेह है कि यह बिल कल लोकसभा में पेश किए जाने के बाद इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने का फैसला किया गया था। ये कमेटी वक्फ बिल की स्टडी करेगी और आइंदा पार्लिमानी इजलास से कबल हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में लोकसभा से जिन अरकान को शामिल किया गया, उनमें हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी शामिल हैं, कांग्रेस के MP इमरान मसूद भी शामिल हैं, राज्यसभा से मोहम्मद नदीम हक, गुलाम अली, डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल,
नसीर हुसैन, विजय साई रेड्डी, मोहम्मद अब्दुल्ला, संजय सिंह और दीगर को शामिल किया गया है। राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट जया बच्चन और चेयरमैन जगदीप धनखड़ के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। जया बच्चन ने जगदीप धनखड़ पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि आपका लहजा ठीक नहीं है। जया बच्चन ने कहा कि मैं एक फनकार हूं, मैं बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, मैं इजहार को समझती हूं। उन्होंने कहा कि मैं माजरत खा हूं, लेकिन आपका लहजा ठीक नहीं है, ये काबिल कबूल नहीं है। जया बच्चन के तबसरे पर जगदीप धनखड़ भी नाराज हो गए और उन्हें आदाब सीखने का मौका दिया। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि अपोजिशन अरकान ने एक साथ ऐवान से वॉकआउट किया और दादागिरी नहीं चलेगी के नारे लगाए। जया बच्चन ने कहा कि चेयरमैन बार बार चेंबर में क्यों फोन करते हैं और ऐवान में भी बात कर सकते हैं। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट के साथ उनका रवैया ठीक नहीं है, वो गलत अंदाज में बात करते हैं। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable members. No. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. Sushmita Dev. I'll tell you what happened is जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं. हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament.
What is the problem? And so disrespectful to women. You are talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या करेंगे और क्या मांग करेंगे? सुनिए मैम, और आगे क्या करेंगे? What is the way forward? सुनिए, I need an apology. बस From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. और तब तक क्या रणनीति होगी मैम? तब तक क्या करेंगे? आगे आप अरे हमारे एलओपी जो हमको कहेंगे हम सुप्रीम कोर्ट ने शराब पॉलिसी केस में मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। अदालत ने शरायत आयद करते हुए उन्हें अपना पासपोर्ट हवाले करने और गवाहों को मुतासिर न करने की हिदायत दी। अब सिसोदिया 16 माह बाद जेल से बाहर आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत और हाई कोर्ट अक्सर ये नहीं समझते हैं कि जमानत को कायदे और जेल को इस्तिस्ना समझा जाता है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में जमानत की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में आती हैं। अदालतें अमल को ही सज़ा ना बनाया जाए माफ़ कीजिएगा, अदालती अमल को ही सज़ा ना बनाया जाए। मुलजिम की माशरे में गहरी बुनियाद है, इसके फरार होने का कोई इम्कान नहीं है। निचली अदालत जमानत की शराइत तय कर सकती है। शवाहिद को तलब करने के इम्कान पर भी शराइत रखी जाए। जो इतने दिन से, जो 17 महीने से मेरी बहनें वहां खड़ी है, सब लोग कष्ट उठा रहे थे, आप सबको नमस्कार। आजाद मनीष सिसोदिया का नमस्कार। आप सबको आजाद मनीष सिसोदिया का नमस्कार। आप सबने 17 महीने मैंने कष्ट नहीं उठाया, आप सबने कष्ट उठाया। मुझे पता है कि पूरे देश में मुझसे प्यार करने वाले इतने सारे लोग थे, पिछले 17 महीने में कई गुना बढ़ गए। और पिछले 17 महीने में मैं जेल में नहीं रहा। आप सब भावनात्मक रूप से एक एक पल, दिल्ली का एक एक आदमी, देश का एक एक आदमी और खासतौर से दिल्ली के स्कूलों का एक एक बच्चा, देश के स्कूलों का एक एक बच्चा दिल से मेरे साथ रहा है। 17 महीने में उसके बारे में सोचता हूँ। मैं आज इस शासन माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने संविधान की ताकत का इस्तेमाल करते हुए तानाशाही। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि दिल्ली शराब से मुतालिक केस में आम आदमी पार्टी के कायद मनीष सिसोदिया की जमानत मंजूर हुई है। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि अरविंद केजरीवाल और कविता को भी जमानत हासिल होगी। उन्होंने सवाल किया कि चार्जशीट दाखिल करने के बाद उन्हें जेल में रखे जाने की क्या ज़रूरत है। बीआरएस के कारगुजार सदर ने बताया कि कविता की दरख्वास्त से जमानत दाखिल की गई है। उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द जमानत मंजूर हो जाएगी। दिल्ली आबकारी पॉलिसी स्कैम केस में कौमी दारुल हुकूमत की तिहाड़ जेल में मुक़िद रुकने काउंसिल बीआरएस के कविता का वजन 11 किलोग्राम कम हो गया है और वो जेल में कई मसाइल का सामना कर रही हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की दुख्तर और कारगुजार सदर केटी रामाराव की हमशीरा कविता रोज़ाना ब्लड प्रेशर की 2 गोलियों का इस्तेमाल भी कर रही हैं। केटीआर, जिन्होंने रवां हफ्ते ही अपने मामू और साबिक वजीर हरीश राव के साथ तिहाड़ जेल में कविता से मुलाकात की थी, जुम्मे को हैदराबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि इस जेल में सफाई के भी मुनासिब इंतजामात नहीं हैं और इसमें 1130 कैदियों की गुंजाइश वाली इस जेल में कई कैदियों को रखा गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में A1 सिटी, नेट ज़ीरो सिटी और दूसरे कई प्रोजेक्ट्स के मुजवज़ा क़याम के माहिदात के पस मंज़र में जुमे को कहा कि तेलंगाना मुस्तक़बिल की रियासत बन जाएगा। चीफ मिनिस्टर अमेरिका के कैलिफोर्निया के पालो ऑल्टो में हिंदुस्तानी कौंसिल जनरल की जानिब से एहतमाम करदा गोल मेज़ इजलास को मुखातिब कर रहे थे, जिसमें टेक्नोलॉजी की मुख्तलिफ कंपनियों के अलावा
एआई बिजनेस से वाबस्ता चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ने शिरकत की। रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर तकरीर करते हुए कहा कि वो अमेरिका के मुख्तलिफ रियासतों की तरक्की से इंतहाई मुतासिर हुए हैं, जहां हर रियासत का एक मकसद दिखाई देता है और वो रियासत तेलंगाना के लिए मुस्तकबिल की रियासत के मकसद के तहत अमेरिका के दौरे पर आए हुए हैं ताकि बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को राग़िब किया जा सके। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू ने जुमे को अमेरिका के कैलिफोर्निया में एप्पल पार्क का दौरा किया, जो 175 एकड़ पर मुहित है। यह एप्पल INC का कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स है। चीफ मिनिस्टर ने अपने दौरे अमेरिका के दौरान अब तक 10 बड़ी कंपनियों के साथ तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए हैं। अमेरिका के दौरे में मसरूफ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना में बैरूनी सरमायाकारी को राग़िब करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। जुमे को चीफ मिनिस्टर ने सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका की नामवर बायोटेक्नोलॉजी कंपनी एमगन के साथ एक MOU पर दस्तखत किए। ये कंपनी हैदराबाद में भारी सरमायाकारी के लिए तैयार है। कंपनी के तहकीकी और तरक्की के शोबे के नुमाइंदों ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू की मौजूदगी में इस ताल्लुक से MOU पर दस्तखत किए। बायोटेक्नोलॉजी की इस कंपनी ने ऐलान किया कि वह हैदराबाद में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेंटर कायम करेगी, जो हाईटेक सिटी में वाक़ होगा। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओहदे पर रवा माह ही इंतखाब के बाइस मुमकिन है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अपने बैरूनी ममालिक के दौरे को मुख्तसर करते हुए हिंदुस्तान वापस हो जाएंगे। चीफ मिनिस्टर फिलवक्त अमेरिका के दौरे में मसरूफ़ हैं, जहां से वो शेड्यूल के मुताबिक जनूबी कोरिया रवाना होने वाले हैं। ताहम तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदारत के लिए 15 अगस्त के इंतखाब के पेश नज़र वो जनूबी कोरिया के दौरे को मनसूख कर सकते हैं। कांग्रेस ज़राए ने बताया कि इस ओहदे के लिए चूंकि पार्टी के कई सीनियर कायदीन ने दावेदारी पेश कर दी है, इस वजह से पार्टी हाईकमान को किसी एक लीडर के नाम के इंतखाब में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। हल्के लोकसभा महबूबाबाद के पार्टी रुकन बलराम नायक का नाम इस ओहदे के लिए तेज़ी के साथ गश्त कर रहा है, जिनका इस्तेदलाल है कि ताहाल लंबाड़ा तबके के को इस ओहदे पर फायज नहीं किया गया। इस वजह से उन्हें सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुकर्रर किया जाना चाहिए। वहीं गौड़ तबके से महेश कुमार गौड़ रुकने काउंसिल ने भी अपनी दावेदारी पेश की है और कहा कि गुज़िश्ता साल से पार्टी की खिदमत वो कर रहे हैं, इसलिए उन्हें ये ओहदा दिया जाए। इसी तरह कई और कायदीन हैं जो इस PCC सदर के ओहदे की रेस में हैं। रियासती हुकूमत ने क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को मकान की अराजी मख्तस कर दी है। इस सिलसिले में हुकूमत ने एक GOB जारी कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में शानदार मुजाहरे पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मोहम्मद सिराज को शहर हैदराबाद में मकान के लिए 600 गज अराजी अलॉट करने का ऐलान किया था। इस ऐलान के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को फौरी असर के साथ अराजी की निशानदही और उसके अलॉटमेंट के अमल को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी थी। हुकूमत ने सिराज को जुबली हिल्स में 600 गज अराजी मख्तस की है। इस सिलसिले में महकमा रेवेन्यू की जानिब से अहकामात जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर आबपाशी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने ऐलान किया कि कांग्रेस हुकूमत सेटविन और दीगर इदारों को बहाल करके पुराने शहर की तरक्की को यकीनी बनाएगी और पुराने शहर से बेरोज़गारी के खात्मे के लिए काम करेगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने वज़ीर सेहत दामोदराज नरसिम्हा के साथ सेटविन के चेयरमैन की हैसियत से N गिरिधर रेड्डी की हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत की। కాంగ్రెస్ నాయకుడు సుదీర్ఘకాలంగా జైరాబాద్ ప్రాంతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి బలపరిచిన సేవలందించిన గిరిధర్ రెడ్డి ఈరోజు సెట్విన్ చైర్మన్ కావడం నేను సంతోషిస్తూ మనస్ఫూర్తిగా వారికి అభినందనలు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా హెల్త్ మినిస్టర్ పెద్దలు గౌరవనీయులు దామోదర్ రాజ్ నరసింహ గారు కూడా ఈ సందర్భంగా మరి వారి సమక్షంలో ఛార్జ్ తీసుకోవడం ఇది చాలా సంతోషకరమైన విషయం. సెట్విన్ సంస్థ గొప్ప చరిత్ర ఉన్న సంస్థ. ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి గతంలో నేను జైరాబాద్ ఎంపీపీగా పనిచేసినాను. ఎంపీపీ నుంచి డైరెక్ట్గా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, బట్టి విక్రమార్క గారు నాకు ఈ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ ఇచ్చారు.
దీని అంచెలంచెలుగా ఇప్పుడున్న సిస్టమ్ తెలుసుకుంటాను ముందు. ఇప్పుడున్న 2050 శిక్షణ కేంద్రాలని 50 మొత్తం ఫ్రాంచైజ్ 23 సొంత శిక్షణ కేంద్రాలు, మిగిలిన ఫ్రాంచైజీలు ఉన్నాయి. త్వరలో జహీరాబాద్ ఇంతకుముందు ఎంపీ గారితో మాట్లాడాము, విస్తరించి మ్యాక్సిమం అందరికి యువతకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి. बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने नागार्जुना सागर में सुनकेशिला प्रोजेक्ट पर जेर तामीर दीवार और पंप हाउस कॉम्प्लेक्स की रिटेनिंग वॉल के निजाम के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को जिम्मेदार ठहराया। केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी जो बल्दी नज़्म नस्क का कलमदान भी अपने पास रखते हैं, उन्हें इस हादसे की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए केटीआर ने इल्ज़ाम आयद किया कि रेवंत रेड्डी की नाअहली की वजह से रिटेनिंग वॉल के इंहदाम का वाक़या पेश आया। साबिक वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क ने ये मालूम करने के ख्वाह थे कि अगर ये गलती हुकूमत की नहीं है तो फिर इस वाक़े को एक हफ्ते तक राज में क्यों रखा गया। నిన్నగాక మొన్న బట్టి విక్రమార్క గారు గొప్పలు చెప్పుకున్నారు. సీతారామ ప్రాజెక్టు గురించి డబ్బా కొట్టారు. ఆ సీతారామ ప్రాజెక్టు ప్రారంభించింది, పూర్తి చేసింది కూడా కేసీఆర్ ప్రభుత్వమే. సరే, ఇవాళ వీళ్ళు పోయి రిబ్బన్ కట్ చేయొచ్చు, నెత్తి మీద నీళ్లు చల్లుకొని యాక్టింగ్లు చేయొచ్చు, కానీ వాస్తవం ఏంటి అంటే ఖమ్మం జిల్లా, ఏ ఖమ్మం జిల్లా నుంచి అయితే ఇవాళ బట్టి గారు ఉన్నారో ఆ ఖమ్మం జిల్లాకు సంబంధించిన సీతారామ ప్రాజెక్టు 10 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇచ్చే ప్రాజెక్టును ప్రారంభించింది, పూర్తి చేసింది కూడా కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వమే. కోడ్ రావడం వల్ల మేము ప్రారంభించలేకపోయినాం. మీరు రేపు ఎల్లుండో నెత్తి మీద నీళ్లు చల్లుకొని మీరు యాక్టింగ్ చేయొచ్చు, పరవశించినట్టు నటించవచ్చు, తుమ్మల గారు మట్టిని ముద్దాడొచ్చు, కానీ వాస్తవాలే. ప్రజలకి విషయాలన్నీ కూడా తెలుసు. ఎందుకు చెప్తా ఉన్నానంటే సీతారామ కానీ కాళేశ్వరం కానీ. वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने सनकीशाला पंप हाउस के रिटेनिंग वॉल को पहुंचने वाले नुकसान को मामूली वाक़या करार दिया। उन्होंने यकीन दिलाया कि नुकसान बहुत छोटा है और ठेकेदार इस नुकसान की भरपाई करेगा। उत्तम कुमार रेड्डी वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव और कानून साज काउंसिल के चेयरमैन बुद्धा सुकेंदर रेड्डी के साथ जुमे को सनकीशाला पंप हाउस का दौरा करके मुनहदिम होने वाली दीवार का मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि सनकीशाला पंप हाउस की तामीर बीआरएस के दौरे हुकूमत में अमल में आई थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि वाक़े की इतला मिलने के फौरी बाद रियासती हुकूमत ने फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर किया। महकमे वाटर वर्क्स फ़िलहाल इस पूरे हादसे की तहकीकात कर रहा है और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से बातचीत के बाद ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। మీడియా మిత్రులకు నమస్కారం. నిన్న మొన్న ఈ సంఘటన విషయంలో సోషల్ మీడియాలో, అదేవిధంగా మీడియా కొందరు మిత్రులు ఈ విషయం గురించి ప్రసారం చేయడం, ప్రచురించడం జరిగితే ముఖ్యమంత్రి గారు విదేశాల్లో ఉన్నారు. నేను జిల్లా మంత్రిగా, తుమ్మల నాగేశ్వర గారు జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా, ఈ ఉమ్మడి జిల్లా పెద్ద మనిషి, ప్రాజెక్టుల విషయంలో చాలా లోతైన అవగాహన కౌన్సిల్ చైర్మన్ సుకేందర్ రెడ్డి గారు, మేము వాస్తవ పరిస్థితిని ఫీల్డ్లో పరిశీలించి ఇంజనీర్లతో, ఫీల్డ్ ఇంజనీర్లతో మాట్లాడి, ఏజెన్సీతో మాట్లాడి మరి ప్రభుత్వం ఏ విధంగా ముందుకు పోవాలనో నిర్ణయం చేయడానికి ఈరోజు ఇక్కడ రావడం. तेलंगाना सीपी गेट के नतायज जारी कर दिए गए हैं। स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर आर लिम्बाद्री ने नतायज जारी करते हुए बताया कि यूनिवर्सिटियों में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिलों के लिए 6 जुलाई से 16 जुलाई तक ये इम्तिहान ऑनलाइन तरीक़ेकार पर मुनक़िद हुआ था। 4 और 5 साल इंटीग्रेटेड कोर्सेज में दाखिलों के लिए ये इम्तिहान मुनक़िद हुआ था। 45 मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए 73,342 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त फॉर्म दाखिल किया था, जिसमें 64,765 उम्मीदवारों ने इम्तिहान लिखा। उनमें 61,246 उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए। इस तरह सीपी गेट का नतीजा 96.55% रहा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को जुमे को उस वक्त एक बड़ा धक्का लगा जब सीनियर लीडर और साबिक वजीर ए नानी पार्टी से मुस्तफ़ी हो गए। ए नानी का इस्तीफा उस वक्त सामने आया जब पार्टी सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी जिले नंदियाल के दौरे पर हैं। नानी जगन मोहन रेड्डी हुकूमत में बहैसियत वजीर सेहत खिदमात अंजाम दे चुके हैं। उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी मुकर्रर किया गया था। पार्टी के तमाम ओहदों से मुस्तफ़ी होने का ऐलान करते हुए उन्होंने आंध्र प्रदेश की सियासत में सनसनी पैदा कर दी है। जो ज़िले एलुरू के पार्टी इंचार्ज भी थे, उन्होंने बताया कि शख्सी वजूहात के बायस वो पार्टी के तमाम ओहदों से मुस्तफ़ी हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने मुस्तकबिल में ख़ुद को सियासत से दूर रखने का फैसला किया है।
एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सुपरिंटेंडेंट के मकान पर धावा करते हुए करोड़ों की नगद रकम जब्त कर ली। एसीबी की एक अहम कार्रवाई में निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सुपरिंटेंडेंट और इंचार्ज रेवेन्यू ऑफिसर दासरी नरेंद्र की रिहायशगाह पर धावे के दौरान खतीर रकम और असासों का पर्दाफाश किया गया। नरेंद्र के खिलाफ गैर महसूब असासे जात के मुकदमे के एक हिस्से के तौर पर यह दावा किया गया, जिसमें उनकी आमदनी के जराये से कहीं ज्यादा असासों का इंकशाफ हुआ। तलाशी के दौरान एसीबी ने उनके घर में 2,93,00,000 रुपए की नगद रकम बैंक बैलेंस के तौर पर नरेंद्र, उनकी बीवी और उनकी मां के अकाउंट्स में 1,10,00,000 रुपए और 51 तोले सोना और 17 गैर मनकुला जायदादें जिनकी मालियत 1,98,00,000 बताई गई है जब्त कर ली। अब तक जब्त किए गए असासों की कुल मालियत तकरीबन 6,07,00,000 रुपए बताई गई है। हैदराबाद के पुराने शहर में जुमेरात की रात देर गए एक राउडी शीटर का कत्ल कर दिया गया। जराये के मुताबिक बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ मल्लापुर के पास राउडी शीटर रियाज उर्फ जंगली रियाज उर्फ मेंटल रियाज का कत्ल कर दिया गया। बाज़-ऐनी शाहिदीन ने बताया कि मकाम में वाक़े पर कारतूस दस्तियाब हुए हैं। जराये के मुताबिक RCI रोड पर नामालूम अफराद ने कार से बाइक को टक्कर देने के बाद राउडी शीटर पर फायरिंग की और मुहलिक हथियारों से हमला किया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। इतला मिलते ही रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू मकाम वाक़े पर पहुंचकर मुआयना किया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दा खाना मुंतकिल करवाया। कत्ल की वजह पुरानी दुश्मनी समझी जा रही है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि रियाज के खिलाफ बालापुर पुलिस स्टेशन के अलावा हैदराबाद के कई पुलिस स्टेशन में मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमा दर्ज हैं। फिलहाल वो मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में मुकीम था। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। आज देर तक के समय में रात में वो काजा रियाजुद्दीन के राउडी शीटर है कंचनबाग का, वो हमारा मीरपेट एरिया में वो ठहरते, वो घर इधर ही है। उधर एक फूड मर्चेंट है, वो काम करके घर आ रहे समय इधर कुछ दूसरे लोगों से भी एनिमोसिटी है। आने के समय कार में आके उनको डैश करके और नीचे गिरने के बाद appears to have issued some other weapon, वो उनका इंजरी है। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट में वो इज सकम टू इंजरीज। अब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनका प्रीवियस हिस्ट्री है और राउडी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट। एक शराबी बेटे ने अपनी मां को उस वक्त हलाक कर दिया जबकि उसने शराब खरीदने के लिए बेटे को अपने वजीफे की रकम देने से इनकार कर दिया। ये वाक़या ज़िले मेदक के मौजू निज़ामपेट में जुमेरात की रात पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में कातिल बेटे 31 साला रामचंद्रन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि रामचंद्रन की 68 साला मां दुर्गा को हुकूमत तेलंगाना से माहाना 2,000 रुपये वजीफ़ा मिला करता था, जिससे वो अपनी गुजर बसर कर रही थी। लेकिन रामचंद्रन को शराब नौशी की आदत हो गई थी और वो हर वक्त अपनी मां से रकम हासिल किया करता था। इस माह भी जब उसने रकम देने का मुतालबा किया तो मां ने इनकार कर दिया, जिससे बरहम होकर रामचंद्रन ने अपनी मां को हलाक कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते हुए कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। जगतियाल जिले के मेटपल्ली के करीब वाक़े पिदापुर गुरुकुल स्कूल के 3 तुलबा जुमेरात की निफ्त शब अचानक बीमार हो गए। स्कूल के अमले ने मुतासिरा तुलबा को अस्पताल पहुंचाया, ताहम छठी जमात का तालिबे इल्म पेट में शदीद दर्द की वजह से जगतियाल हॉस्पिटल मुंतकिल करने के दौरान रास्ते में ही फौत हो गया। उसकी शिनाख्त सिलसिला जिले के इलारेडी पेट के अनिरुद्ध की हैसियत से हुई है। दीगर 2 में से एक हेमंत यादव का इलाज मेटपल्ली हॉस्पिटल में और मुक्षित नामी दूसरे तालिब इल्म को निज़ामाबाद के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े की इत्तला मिलने पर RDO श्रीवास ने मेटपल्ली में ज़ेर इलाज तालिब इल्म की आयादत की। वाक़े की तफसीलात हासिल की जा रही हैं। इस पूरे मामले की तहकीकात का हुक्म दिया गया है। शहर में एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। नशे में धुत खातून ने बस कंडक्टर पर सांप फेंक दिया। ये वाक़या कल शहर के विद्यानगर बस स्टॉप के पास पेश आया। दिलसुख नगर डिपो की बस उस रास्ते से गुजर रही थी कि एक शराबी खातून ने उसे रोकने के लिए हाथ बताया। ड्राइवर ने बस नहीं रोकी और कुछ आगे बढ़ गया, जिसके साथ ही बरहम नशे में धुत खातून ने शराब की बोतल बस पर फेंक दी, जिसके नतीजे में बस का पिछला हिस्से का शीशा टूट गया। शीशा टूटते ही ड्राइवर ने बस रोकी। ड्राइवर और कंडक्टर ने शराब की बोतलें फेंकने और बस को नुकसान पहुंचाने वाली खातून के पास पहुंचे। खातून कंडक्टर सपना ने शराबी खातून को पकड़ लिया और वो उसे पकड़े खड़ी रही। कुछ देर बाद शराबी खातून ने अपने बैग से एक सांप निकालकर खातून कंडक्टर के ऊपर डाल दिया, जिसके साथ ही खातून कंडक्टर खौफ के मारे वहां से भागी।
फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। ताहम तब तक सांप भी जा चुका था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। ये बताया जा रहा है कि उस खातून के बैग से 2 और सांप निकले थे। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।